उसका डरावना चेहरा देख के सोमेश की चीखें निकल गईं। जोर से चिल्लाया सोमेश, नहीं मुझे मत मारो, माफ़ कर दो। वो आधे जले चेहरे और आधे जले चेहरे के साथ सोमेश की ओर बढ़ने लगी। सोमेश दोबारा चिल्लाया, हाँ मैंने तुम्हें मारा था, बट मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे कोई गलती नहीं करूँगा। बस करो, मुझे रोको, मुझे माफ़ कर दो। क्या हुआ था? सोमेश किससे माफ़ी मांग रहा था, जानते हैं हम इस कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। तब तक सोमेश बेहोश हो चुका था। रीमा ने अपने चेहरे पर लगाया नकली मास्क का टुकड़ा हटा दिया, एक जेल चेहरों पर लगाया और नकली मेकअप भी हटा दिया। उसके बाद उसने कहा, एसीपी सर अंदर आ जाइए, आपका अपराधी आपके सामने है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। क्या हुआ था रीमा के साथ, क्या किया था सोमेश ने उसके साथ, इस कहानी में हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। क्या हुआ था सोमेश ने, क्या हुआ किया था उसके साथ। रीमा इस शहर में नई नई आई थी और एक नामी कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी माँ कॉलेज में ही पढ़ाती थी। रीमा के पड़ोस में रहने वाला लड़का सीनियर क्लास में पढ़ता था, जिसका नाम सोमेश था। वह पहले ही दिन से रीमा को बहुत पसंद करता था, पर सोमेश का शर्मीला स्वभाव रीमा के आगे हार जाता था, क्योंकि रीमा बहुत ही बातूनी थी और सोमेश बहुत ही कम बोलता था। पर सोमेश को अपना दोस्त बनाने की इच्छा रीमा में बिल्कुल भी नहीं थी। रीमा के बहुत से दोस्त कॉलेज में बन गए थे। सोमेश उससे सीनियर था, फिर भी उससे रीमा को दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। पर इस बीच बहुत ही तेज लड़का क्लास में आया, जिसका नाम अभय था। रीमा की उससे दोस्ती हो गई। 2 साल बीतते बीतते रीमा का कॉलेज ख़त्म होने वाला था और अभय की नौकरी लग चुकी थी। तो रीमा अपने माता पिता को बताती है कि वो अभय से ही शादी करना चाहती है। ये बात जब सोमेश को पता चलती है तो सोमेश का दिल टूट जाता है। सोमेश रीमा के घर जाके कहता है कि देखो, अभय का साथ छोड़ दो, 2 साल तो मेरी भी नौकरी लगने वाली है, मेरा भी कॉलेज पूरा हो गया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, 2 साल से मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ और तुम्हें ही देखते रहता हूँ और मैं बहुत अच्छे से तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। क्या तुम नहीं सोचती ऐसा कोई लड़का जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हो, तुम्हारी शादी उसी लड़के से होना चाहिए, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती रीमा। और उसे देखते रहती है और उसे कहती है, मैं तो तुम्हें कभी उस नज़र से देखी ही नहीं, मैं शायद तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। रीमा ने कहा, तुम मेरे पास तो रहते हो, पड़ोस में मदद भी करते हो, घर भी आना जाना है, पर मैं कभी भी ये नहीं सोच सकती कि तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे, मुझसे शादी की बात करोगे। तुम्हें पता है ना मेरा अभय से रिश्ता क्या है, और मैं अभय से ही शादी करना चाहती हूँ। सोचा तो मैं कुछ नहीं बोला। उसके बाद सुमेश घर चला गया, पर उसको मन में रीमा के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर चुका था। रीमा के पापा ने इधर नई कार खरीदी और रीमा ने खुशी खुशी नई ड्राइविंग सीखी। सुमेश रीमा से बदला लेने की सोचने लगा था और उसने एक दिन मौका पाके उस नई कार की ब्रेक फेल कर दी। रीमा का एक्सीडेंट हो गया। रीमा पहाड़ियों से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, पर रीमा जिंदा थी। पर यह सब कुछ कैसे हुआ? रीमा को तो सबने मरा हुआ ही समझ लिया था। 2 साल के बाद जब रीमा वो वापस लौटी तो उसने देखा कि अभय की तो शादी हो चुकी है, क्योंकि वो 2 साल तक कोमा में थी और अभय की गोदी में एक नन्हा सा लड़का जो उसके साथ खेल रहा था और साथ ही में उसकी पत्नी खुशी उसके पास जाके बैठी थी। ये सब देख के रीमा बोली, मैं उसकी ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहती, पर उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा उस पे आ रहा था, सुमेश पे, जिसकी वजह से उसकी पूरी बनी बनाई ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। उसके चेहरे पे जख्म आ गए थे और उसने अब बदला लेने की ठान ली थी। बदला वो उस तरीके से नहीं लेती जिस तरीके से सोमेश ने उसके साथ किया था, पर उसने कुछ सोच रखा था। और फिर वो अपने माता पिता के घर गई तो उसके पिता की तबीयत तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वो हार्ट पेशेंट बन चुके हैं और उसकी माँ की भी मृत्यु हो चुकी है। ये सब कुछ देख के रीमा के आंखों में आंसू के साथ अंगारे भी बरसने लगे। उसने तय कर लिया कि अब सुमेश को उसके किए की सज़ा वो दे के रहेगी। अगर वो आज गांव का लड़का जिसने उसकी जान बचाई न होता तो शायद मैं मर चुकी होती, और उसका नाम ब्रिजेश था।
रीमा की कार जब गिरी थी तो कार से धुआं निकलने वाले देखकर एक दूध वाला लड़का जो आसपास के इलाकों में दूध देता था और उसका नाम ब्रिजेश था, वहां दौड़ते हुए पहुंच गया। उसने अपनी साइकिल छोड़ दी जिससे उसका सारा दूध भी बह चुका था और उसका काफ़ी नुकसान हो चुका था। पर उसे उसकी चिंता नहीं थी। चिंता थी तो सिर्फ उसके अंदर जो गाड़ी के अंदर बंद है उसकी जान बचाने की, और उसने अपनी जान भी खतरे में डालकर उस लड़की की जान बचा ली। रीमा को जैसे तैसे उसने बाहर निकाला और थोड़ी ही देर बाद जब उसे दूर ले गया तो गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। रीमा के चेहरे पे काफ़ी चोटें लगी थी। कुछ महीनों तक तो रीमा को होश भी नहीं आया, और होश आया तो सामने ब्रिजेश को बैठा देखा। साधारण शकल सूरत का सांवला सा लड़का, ना केवल कम पढ़ा लिखा बल्कि ना ही बहुत स्मार्ट। एक सांवली सी सूरत पर बाल बिखर बिखरे हुए हैं उस वक्त, लेकिन रीमा को वो लड़का किसी भगवान से कम नहीं लग रहा था। ब्रिजेश ने कहा, बहन क्या हुआ? तुझे इतनी चोट लग गई? तेरी गाड़ी खाली खाई में कैसे गिर गई? तो उसने कहा, अरे भैया, आप ना होते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। मैं अपने माता पिता के इकलौती संतान हूँ, और अगर आज मेरी जान बच पाई है तो भैया आपकी वजह से बच पाई है। आप जैसे लड़का अगर किसी दुनिया में माता पिता का हो जाए तो वो धन्य हो जाए। ब्रिजेश ने कहा, बहन चिंता मत करो, जल्दी तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। रीमा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। ब्रिजेश उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ एक छोटे हॉस्पिटल में ही रीमा को उसने भर्ती कराया था। यहाँ ब्रिजेश की पत्नी और उसके छोटे 2 भाई बहन और 2 बच्चे भी थे। 4 बच्चे थे यानी। और वहाँ ब्रिजेश के जो भाई बहन और 4 बच्चे, उन 4 बच्चों के बीच रीमा हंसती खेलती कुछ ही दिनों में ठीक हो गई, क्योंकि बच्चों का साथ तो वैसे भी बहुत मासूम होता है। रीमा ने सारी बात अपने बड़े भाई यानी जो उनके मुँह बोले भाई थे ब्रिजेश को बताई, और अपनी भाभी को भी बताई। वो उनके सगे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, उन्हें माफ़ कर दो। रीमा गुस्से में बोली, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। उसके बाद उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। पाँव में चोट लगी थी, ठीक से चल भी नहीं पाती रीमा, और अपने घर का एड्रेस भी भूल चुकी थी। उसके सर में भी बहुत चोट लगी थी। कुछ समय बीता। रीमा को जब कुछ याद आया तो उसने ब्रिजेश को बताया। कि उसने कहा, ब्रिजेश मैं जाके पता करता हूँ। तो उसने बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब है और माँ की हादसे के सुन के हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। ये बात उसने रीमा को नहीं बताई, क्योंकि पड़ोसी से उसे सब कुछ पता चल चुका था। पर रीमा को सब कुछ बताना चाहता था, और रीमा को अपने घर में कुछ दिन रोक लेता है। कुछ 1-1.5 साल बीतने के बाद रीमा ने कहा, मैं अपने घर लौटना चाहती हूँ, क्योंकि अब रीमा की हालत काफ़ी सुधर चुकी थी। ब्रिजेश ने कहा, पहले देखते ले आओ वहाँ के हाल चाल, लोगों का क्या हाल चाल है। अभय के बारे में बताया। अभय के बारे में उसने बताया कि वो ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाया, बस ये पता है कि अभय की शादी हो चुकी है। ब्रिजेश ने सारा सच अब सीमा को बता दिया। बस सीमा अभय को एक नज़र दूर से ही देखना चाहती थी। अब वो उसे देख कर लौट रही थी। उसे अपने घर की भी याद आई। घर के बाहर ही जब उसे सारा सच पता चल गया तो अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाई, और उसने तय कर लिया कि वो सुमिस को सबक सिखा के रहेगी। वो उसके घर के बाहर गई तो उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो एक लड़की की आवाज़ थी। सुमेश के घर के बाहर से अक्सर ऐसी आवाज़ें आती थी। उससे पड़ोसियों से पता चला तो रीमा के बारे में, तो सुमेश के बारे में उसने पता कर लिया। उसने सारा सच पता करने की कोशिश में ब्रिजेश भाई को सौंपा ये जिम्मेदारी। ब्रिजेश भैया गए तो आस पड़ोस से पता चला सुमेश की तो शादी हुई है, पर उसका कोई बच्चा नहीं होती है। बच्चा नहीं होने के चलते परिवार में और भी कोई नहीं है जो उसे समझा सके कि उसमें इस लड़की की गलती नहीं है, और सुमेश उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। ये बात जब रीमा को पता चली तो रीमा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। रीमा ने गुस्से में तुरंत वहां से निकलने के लिए तैयार हो गई। मैं आज ही इसको पुलिस के हवाले कर दूंगी। ब्रिजेश ने कहा, वो लड़की बहुत सीधी सादी और गरीब परिवार से है। उसके माता पिता की भी तो मृत्यु हो चुकी है। वह अकेली है, वो कहाँ जाएगी? ये सोच के भी वो सुमेश के खिलाफ गवाही नहीं देगी। तुम्हें सोच के कुछ ऐसा करना होगा जिससे सुमेश को उसकी किए की सजा मिल जाए और उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। रीमा अंदर गई और दुर्गा माँ की प्रतिमा के आगे खड़ी हो गई। उसे ऐसा लगा दुर्गा माँ की आंखों से कोई रोशनी निकली है जो रीमा के अंदर समा गई। रीमा आंख बंद करके माँ दुर्गा को याद कर रही थी, और मेरे साथ जो किया वो किया। ना जाने कौन सी बेचारी लड़की है जो उसके पल्ले पड़ गई और उसके साथ ऐसा हो रहा है। अब उसकी रक्षा करनी होगी। मुझसे कुछ ऐसा बोलता था, मुझे लगता था कि वो सीधा है, पर वो सीधा नहीं है, वो तो राक्षस है, राक्षस।
अभी रीमा को ऐसा लगा कि माँ दुर्गा उसके हृदय से आवाज़ दे रही है, फिर संघर्ष करो, राक्षस का वध करो और उसे सजा दो। आगे कोई भी ऐसे राक्षस बनने की हिम्मत ना कर सके, ऐसा कुछ करो। उसके हृदय से आवाज़ आ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने सोचना शुरू कर दिया। उसके बाद रीमा गई और धीरे से उसकी पत्नी सोमेश के पत्नी अकेले जब घर में थी, रीमा उससे मिलने गई और इशारे से उसे मना कर दिया कि गलती से भी ये मत बताना कि तुमसे कोई मिलने आया था। सीमा सुनीता को उसने घर के बाहर भेजना था, पर उसके परिवार में तो कोई था नहीं, न मायके में कोई था। इसे बाहर निकालना था तो रीमा को पाए नौकरी के बहाने अगर रीमा के घर कोई कागज़ भिजवा दे। तो उसने कहा, अगर तुम नौकरी की जिद करके बाहर जाओ तो तुम थोड़ा विरोध करोगी तो घर से बाहर निकल पाओगी। उसके बाद सुनीता ने वैसा ही किया। थोड़ी मुश्किलें हुई, पर सुनीता को उसको घर से बाहर निकाल के उसे कहीं और रहने का बंदोबस्त रीमा ने पहले ही कर रखा था। सुनीता अच्छी सिलाई कढ़ाई का काम जानती थी। घर में दूसरे के शहर में रहते हुए भी रीमा की मदद से सिलाई कढ़ाई का काम धीरे धीरे उसने चलना शुरू कर दिया था। इधर रीमा के मन में बदले की भावना थी और सोमेश को दंड देने की भावना भी थी, ताकि वो आगे ऐसा कोई भी पाप ना कर सके। रीमा ने तय किया कि वो हादसा फिर से दोहराया जाएगा, इस बार ब्रिजेश की मदद से। ब्रिजेश का एक दोस्त था जो टूटी फूटी गाड़ियों की देखरेख करता था। उसकी मदद से उसने एक टूटी गाड़ी निकलवाई और उसमें आग लगाने जैसे उपक्रम की तैयारी शुरू कर दी। अब बस किसी बहाने से सोमेश को वहाँ बुलाना था। रोमेश की नौकरी तो छूट चुकी थी। इधर उधर नौकरी की बात सुन के उसने अपनी पत्नी को वहाँ भेज दिया और अगली सुबह उसे ऐड मिला जिससे उस नौकरी का बहुत ज़्यादा पैसों में बहुत कम नौकरी की बात उसे पता चल गई। उसे इंटरव्यू देने जाना था। बस उसने तय कर लिया कि वो उस रास्ते से जाएगा और इंटरव्यू देके उस नौकरी को हासिल कर लेगा। लेकिन ये रास्ता उसी रास्ते से होकर गुजरता था जहाँ पे रीमा का एक्सीडेंट हुआ था। सोमेश उस हाईवे पे पहुँचा तो नीचे लगा उसके सामने ही कोई गाड़ी उसके सामने नीचे गई है और थोड़ी ही देर में उस गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। उसने पुलिस को फ़ोन नहीं किया और उसे थोड़ी देर बाद एक जले हुए चेहरे में एक लड़की दिखाई दी और उस लड़की का जला हुआ चेहरा देखते ही सोमेश के तो होश उड़ गए। उसका चेहरा रीमा की तरह था। इसे देख कर सोमेश चीखना चाहता था, पर पल भर को वहाँ धुआं हुआ और वो लड़की गायब हो गई। सोमेश को तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करने जा रहा है। वो थोड़ी देर में घर लौट आया और कुछ दिन बाद सोमेश को भी वो लड़की अपने सामने खड़ी हुई दिखाई देती। उसके जले हुए चेहरे, जला हुआ हाथ दिखाई देता, फिर वो गायब हो जाती। यानी उसे रीमा बार बार दिख रही थी। अब उसके चेहरे पे एक ही सवाल रहता कि तुमने मुझे क्यों आवाज़ दिया। उसे आवाज़ें सुनाई देती। सोमेश के डर के मारे बहुत बुरी हालत हो गई, क्योंकि हर रोज़ उसके साथ अब ये हो रहा था। एक रोज़ गुजरते गुजरते बस अब सोमेश पागलों वाली हालत में पहुंच गया। अब उसने तय कर लिया कि वो अपने सारे गुनाह कबूल कर लेगा और रीमा से माफ़ी मांगेगा तो शायद वो उसे माफ़ कर दे। आज वही दिन था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और रीमा को पता था कि वो आज सारे गुनाह कबूल कर ही लेगा, क्योंकि उसने उसे इस स्थिति में पहुंचा ही दिया था। इसलिए उसने पुलिस को पहले से ही बुला के बाहर खड़ा कर रखा था। आज सोमेश ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और रीमा को जब वो बुरी तरह से जला हुआ सामने खड़ा देख रहा था, वो डर के मारे बेहोश हो गया। लेकिन होश में आने के बाद उसने सारी गलतियां को कबूल करना शुरू कर दिया जो उसने सुनीता के साथ किया और उसके साथ दुर्व्यवहार के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस उसे जेल ले गई और कुछ दिन बाद सुनीता से भी उसका तलाक हो गया और उसको रीमा के कत्ल के लिए सज़ा मिल चुकी थी। उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। यहाँ रीमा वापस आना चाहती थी अपने घर, लेकिन जब तक उसे सज़ा नहीं मिल जाती रीमा वापस नहीं आ सकती थी। सोमेश की सज़ा की घोषणा होने के बाद वो अपने पिता से बस एक बार मिलने जाती है और पिता उसे देखते ही गले लगाते हैं। रीमा कहती है, अब मेरे सारे जख्म भर जाएंगे, लेकिन वो अपने दोस्त को लेके आती है और कहती है, ये सुनीता है। उसके पिता पूछते हैं, यह कौन है? रीमा कहती है, यही आज से आपकी बेटी है। इस बेटी का बस ख्याल रखिएगा और घर बार अच्छा देख के इसका ब्याह कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी जहाँ है वह वहाँ चली जाऊँगी जहाँ मुझे ले जाएगी, और शायद अगर अच्छा जीवन साथी मिला तो उसे चुन भी लूँगी। पर आप मेरी फ़िक्र मत करिएगा। सोमेश को मेरी ही हत्या की सज़ा मिली है और मेरी हत्या से कम उसने कुछ काम पाप नहीं किया है।
उसके बाद रीमा वहाँ से चली जाती है। हालांकि अभी उसके पाँव की चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। सुनीता उस घर में थी। सुनीता के पिता, जो रीमा के पिता थे, वो अब उसके सर पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं, बिटिया निश्चिंत रहो, इस घर में तुम पे अब कोई जुल्म नहीं होगा। अब तुम्हें उस जुल्मी पति से छुटकारा मिल गया है, जैसा कि रीमा ने सारा सब कुछ बताया था। और रीमा अपने उस बड़े भाई ब्रिजेश से मिलती है और उनसे कहती है कि अब मैं दूर स्थान पर रहने के लिए जा रही हूँ, बस अब अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ब्रजेश भैया उनके सर पे हाथ फेर देते हैं। उसके बाद रीमा माँ दुर्गा के हाथ जाती है, वहाँ हाथ जोड़ती है, अपनी भाभी को प्रणाम करती है, बच्चों से मिलती है और अगले सफ़र के लिए निकल पड़ती है। उसे नहीं पता उसकी मंजिल कहाँ है, पर उसे विश्वास था उसके माता पिता का आशीर्वाद, ब्रजेश भैया का आशीर्वाद, माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदा उसके साथ है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।